मैंने। बैलेंसिंग एक हमारा क्या होता है, प्लेट, ठीक है। बैलेंसिंग प्लेट से हम लोग यूज कर सकते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। दूसरा होता है आपका जहाँ सिंपल होता है हमारा बार्स, यानी कि मेजरमेंट, डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। किसी भी रेफरेंस पॉइंट को आप रेफरेंस मान के वहां से मेजरमेंट लेना, सारे इक्वल डिस्टेंस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का मान लेते हैं टिप टू टिप लेंगे। अगर आपने वर्टिकल स्टेबलाइजर का टिप से लेके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टिप तक का डिस्टेंस मेजर किया, तो ये रेफरेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, उनके थ्रू आप यूज करके बैलेंसिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं बैलेंसिंग करते टाइम आपको अनबैलेंस दिखता है कंट्रोल सरफेस में, तो हाउ टू बैलेंसिंग, फिर उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। इसका एक तरीका है। जब आपको अनबैलेंसिंग होता है तो हम क्या करते हैं, अनबैलेंसिंग कब हो सकता है, अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे आपका हो गया रिब्स, रियर स्पार में, जो आपको मैंने बताया था रियर स्पार क्या होता है, मूव कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका अनबैलेंसिंग हो सकता है। तो उनको हम लोग फिर से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, रिजिडिटी। फिर दूसरा आपको बताया था बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग कंट्रोल केबल के एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें आपको पुश पुल रॉड हो गए, लिंक रॉड हो गया, बेल क्रैंक हो गए, इन सारे चीजों का हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। अब वो एडजस्टमेंट भी या तो केबल टाइट होगा या केबल लूज कर सकते हैं, जिससे आपका कंट्रोल सरफेस मूव होता था। तो ये सब चीजें हैं जो बैलेंसिंग का एक रूल है। अगर क्योंकि हमें क्या करना रहता है, जब भी बैलेंसिंग करना है तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि जितने भी कंट्रोल सरफेसेस हैं वो क्या है, नॉर्मल 0 डिग्री पे इंक्लाइन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई उसका ऑपरेट नहीं कर रहा है तब वो क्या हो जाए, नॉन न्यूट्रल पोजीशन यानी नॉर्मल पोजीशन पे होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल पोजीशन में न्यूट्रल नहीं आ रहा है, दैट इज उसको फिर से बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो फिगर आपको मैंने दिखाया था, ये फिगर आप लोग देख लीजिए, कंट्रोल सरफेस बैलेंस का 12.1273 बैलेंसिंग के लिए देखिए, चेक कीजिए 1273 कंट्रोल सरफेस बैलेंस टूल। ये देखिए टूल है जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ इंचेस में मेजरमेंट करने के लिए। आप वहां से मेजर करेंगे किस चीज का, जब कंट्रोल सरफेस अगर अनबैलेंस है तो ये बताएगा हाउ मच अनबैलेंस। कैसे करते हैं चेकिंग में, सारे लोग फिगर देखिए 330 पेज नंबर 3330 में 1273 फिगर में देखिए टूल है, बैलेंसिंग टूल उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्केल के ऊपर एक आपका क्या है, रोलर लगा रहता है, जिसको आप वेरी इजली स्लाइड करते हैं स्केल के ऊपर, और जितना कंट्रोल सरफेस का डिस्टेंस है वहां तक हम इसको क्या करेंगे, सेट कर देते हैं। और इसको सेट करने के बाद सेम जो एंगल, सेम जो आपका मेजरमेंट आएगा, वही मेजरमेंट आपका क्या होता है दूसरे कंट्रोल सरफेस के साथ हम चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया इसका मतलब मेजरमेंट चाहिए, बैलेंसिंग है आपका कंट्रोल सरफेस। देखो इसमें दोनों चीज लगा हुआ है, बेवल्स यानी कि आपको लेवलिंग चेक करने के लिए भी लगा हुआ, क्योंकि जब आप इसको सेट करोगे कंट्रोल सरफेस पे तो साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, कंट्रोल सरफेस का लेवल भी चेक करना है, क्योंकि जब तक लेवल बराबर नहीं होगा आप बैलेंसिंग चेक नहीं कर सकते। ये है आपका लेवल, डबल लेवल जिसमें है। ये देखिए इंचेज में रहता है आपका ग्रेजुएशन हमेशा 5 फीट एक्सट्रॉडेड चैनल। ये क्यों दिया हुआ है, हर 5 फीट के बाद एक्सट्रॉडेड किया हुआ है, मतलब श्राउडिंग करने का एक्सट्रूडेड मतलब बढ़ाया गया है कि अगर आपका अनबैलेंसिंग है तो ये स्केल आपको 5 फीट तक का जो एक्सट्रूडेड किया रहता है, तो जान के किया रहता है कि अनबैलेंसिंग को वो मेजर कर सके। ये देखिए लास्ट में ये क्या है, 3 पाउंड मूवेबल वेट विथ मार्क सेंटर लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये पूरे कंट्रोल सरफेस के ट्रेलिंग एज तक इसको लेके जाके टच करते हैं, यानी ये वेट को। अब ये सर वेट होमा है, को भी कर लीजिए। भारीपन है, तो क्या करेगा, कंट्रोल सरफेस को मूव करने की कोशिश, क्योंकि कंट्रोल सरफेस उसके ऊपर रखा रहता है ये। और जब हम इसको टच करते हैं लीडिंग और ट्रेलिंग एज का डिस्टेंस मेजर करके, तो ये क्या करेगा, अगर अनबैलेंस होगा तो और ज्यादा नीचे झुक जाएगा, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा तो ये क्या करेगा, झुकने की कोशिश नहीं करता है। तो इस तरह से होमा हम को इन लोग कर लीजिए इसको। सर। हाँ, सर होमा को इन कर लीजिए। उमा, यस सर। उमा तो आ गई थी। सर हुमा, HUMA। अच्छा आ गई उमा आ गई। मत करो सर, आ गई। डिस्टर्ब करेगी ये।
नहीं, हुमा है हुमा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जिमोन तो तेरे ये दादा है ने हमारा देखी नहीं। बेसिक टूल जो हम कंट्रोल सरफेस को बैलेंसिंग करने के लिए यूज करते हैं। इस टूल में क्या क्या लगा हुआ है? सबसे पहले एक स्केल है जो इंचेस मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद एक्सटेंडेड ट्यूब कितना है, 5 3 फीट हुमा तक है। का। उसके बाद इसमें एडिशनल वेट रहता है, जहां तक आपका ट्रेलिंग एज का डिस्टेंस है वहां तक आपका वेट क्या होगा, ये एक स्लाइड करता है स्केल के ऊपर। और उसके बाद हम चेक करेंगे न्यूट्रल पोजीशन पे रख के, जब तक आपका लेवलिंग नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम लोग सेट करते हैं। अगर लेवल आ जाए उसके बाद चेक कीजिए कि आपका कंट्रोल सरफेस कितना डिग्री मूव हो रहा है अप एंड डाउन में। अगर आपने विदाउट एनी कंट्रोल मूवमेंट अगर वो मूव हो रहा है तो कितना मूव हो रहा है, उसकी जो हिंज पॉइंट है क्या वो सही है, लूज तो नहीं है। अगर लूज होगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सरफेस नीचे डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं इसको यूज करके। इसका नाम है बैलेंसिंग टूल। ऊपर जो बताया था मैंने आपको बैलेंसिंग करने के लिए तो यूज किया जाता है यूनिवर्सल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर, खास करके इंक्लाइन एंगल चेक करने के लिए। और एक और मैंने बताया था जब कंट्रोल मूवमेंट चेक करते हैं जिसमें बैलेंसिंग अगर अनबैलेंस है तो उसका रिगिंग या एडजस्टमेंट करते हैं। किस चीज का एडजस्टमेंट करते हैं भाई, तो केबल का एडजस्टमेंट। ये देखो नीचे केबल का एडजस्टमेंट हो रहा है जिसमें बेल क्रैंक एडजस्टमेंट दिखा रहा है 1272 फिगर में। ये देखो सारे जगह बेल क्रैंक का एडजस्टमेंट दिखा रहा है। और ये एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आपको बताया था, थ्रेडिंग पोर्शन होता है उसमें। थ्रेड को अगर एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो लूजनेस और टाइटनेस होता है। अब आता है बात कि बैलेंस चेकिंग का प्रोसीड्यूर, ये हमने ऐसा डिस्कस कर लिया था है ना। ओके अब आता है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। किसका लिए भाई, कंट्रोल सर्फेसेस में जो हम बैलेंसिंग करते हैं। देखो ये पूरा प्रोसीड्यूर बताया है नीचे फिगर, वेरी क्लियर। सेट किया गया है, पहले स्केल को सेट करने के बाद टाइट कर दिया गया, टाइट करने के बाद चेक कर क्या करेंगे, वो हिंज पॉइंट से नीचे झुकता है या नहीं झुकता है। अगर वेट झुक जाएगा समझ लो आपका कंट्रोल केबल लूज है। इस तरह से हम लोग फिर से एडजस्टमेंट चेक करते हैं। ये देखो ट्रिम टैब का भी दिया है, बैलेंसिंग पेट ऑन द एलरॉन। एलरॉन में भी बैलेंसिंग पेट लगाया गया एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि जो ट्रिम टैब है उसके ठीक काउंटर बैलेंस में बैलेंस लगाएंगे और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि वो ट्रिम टैब की वजह से नीचे तो नहीं झुक रहा, जो बैलेंस है कि नहीं है वो ट्रिम टैब। तो हर जगह ऐसी हम लोग बैलेंसिंग कंट्रोल सरफेस का। और ये कब करते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है या अगर आपका हेवी रिपेयर हुआ है, अगर कंट्रोल सरफेस में तो नहीं, तो अगर मैन्युफैक्चर ने जो शेड्यूल दिया है उस समय करते हैं। और नहीं अगर इसके अलावा जो थर्ड होता है इमरजेंसी या हेवी लैंडिंग के टाइम हम यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग सर कैसे हाँ बोलो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही सर वॉइस। यस सर, क्लियर नहीं है वॉइस। Your voice is lagging, sir. लीव करके ज्वाइन कीजिए एक बार। लीव कर दीजिए। अजीम भाई यार तुमने कैसे ओके बोला? ओके स्टूडेंट्स, अभी क्लियर है। यस सर अब आ रही है। तो ये Yes, फिगर sir. मैं बता रहा यस था, सर। ये फिगर देखो 1274 फिगर 1274 पेज नंबर 331। हाउ टू चेकिंग द कंट्रोल बैलेंसिंग। जो स्केल हम लोग यूज करते हैं बैलेंसिंग टूल के लिए, वो टूल को कैसे लगाया जाता है कंट्रोल सरफेस के साथ और वो हम कैसे चेक करते हैं, ये फिगर दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये हिंज पॉइंट से देखो अटैच किया हुआ है। अगर वो वेट जो एडिशनल वेट जो लगाया हुआ है, अगर वो वेट की वजह से आपका कंट्रोल सरफेस मूव हो गया, इसका मतलब क्या है, आपके कंट्रोल केबल में एडजस्टमेंट की जरूरत है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग चेक करने का ये एक टूल है। दूसरा हमने मेथड बताया था काउंटर वेट, देखो यहाँ पे लगा हुआ है मास बैलेंस वेट, नॉन एडजस्टेबल बैलेंस वेट। ये एडिशनल वेट लगाया जाता है किसके लिए, अगर आपका बैलेंस नहीं है तो किधर क्यों, यानी जिस साइड अगर आपका वेट ज्यादा मांग रहा है तो उधर आप क्या करते हैं, मास बैलेंस वेट आप ऐड कर देते हैं।
और ये क्या क्या किस चीज का वेट होता है? सिंपल, अगर आपको लगता है 1 ग्राम या 2 ग्राम आप अगर वेट डाल देंगे उधर, तो आपका ये कंट्रोल केवल बैलेंस, सॉरी कंट्रोल सरफेस जो है बैलेंस हो जाएगा। तो हम वहां पर एडिशनल एक वेट डालेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बैलेंस वेट भी बोल सकते हैं। कई लोग इसको ब्लास्ट बोलते हैं, लेकिन ब्लास्ट छोटे छोटे चीजों में नहीं बोल सकते हैं। ब्लास्ट का मतलब होता है हेवी वेट, एडिशनल वेट हम सीजी मेंटेन करने के लिए जो यूज करते हैं उसको ब्लास्ट बोलते हैं। इसमें ब्लास्ट का टर्म यूज नहीं करेंगे, इसमें सिंपल हम मास बैलेंसिंग वेट यूज कर सकते हैं। एक होता है बैलेंस वेट जो परमानेंटली फिक्स किया जाता है, और एक होता है जो एडजस्टेबल होता है, जिसको यहाँ लिखा हुआ है एडजस्टेबल, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो लगा देंगे, जरूरत नहीं है तो फिर से निकाल देंगे। तो कहेंगे सर अब तो बैलेंसिंग के लिए तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कई बार हमारे कंट्रोल सरफेस पे कोई रिपेयर होता है, तो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग रिपेयर क्या होता है, वेट बढ़ जाता है उसका कंट्रोल सरफेस में। तो आपको उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या एडिशनल वेट डालना पड़ेगा। तो उसके ठीक अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड कहाँ होता है उसका, हिंज पॉइंट पे। तो हिंज पॉइंट तरफ हम क्या करेंगे, एक एडिशनल वेट डालेंगे। वो आपने क्या किया, बाद में डाला, परमानेंटली नहीं डाला था, वो बाद में आपने डाला क्योंकि आपने रिपेयर किया था। रिपेयर करने के बाद उसकी जो वेट थी वो बढ़ गई, तो उसको काउंटर करने के लिए आपने एक एडिशनल वेट पीछे की ओर लगाया, ताकि उसका सीजी क्या हो, बैलेंस हो सके। जब किसी भी कंट्रोल सरफेस का सीजी बैलेंस हो जाएगा, तो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सरफेस क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ये है, देखो हर जगह बैलेंस वेट, कहाँ कहाँ हम लोग बैलेंस वेट लगाते हैं, ऐसे एरिया में लगाते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसे एरिया में कहाँ की बिल्कुल जगह हो, आपका कोई कंट्रोल सरफेस मूवमेंट के दौरान वो कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सके, किसी को डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसे वैसे एरिया में हम लोग बैलेंस वेट ऐड करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, कितना नंबर पेज था, 330 ना, 331। ओके, आगा वो हमारा होगा टॉपिक चला गया, 331 था ना। हम्म अब हमारा बात करते हैं इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। जब हम ये मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि ये सब चीजें चेक करते हैं कंट्रोल पैनल का बैलेंसिंग, तो उस समय क्या क्या मेंटेनेंस टास्क किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा जो जो पॉइंट बताऊंगा। The following instructions are typical of those that should be made for control system. However, the inspection for a particular type of aircraft should follow the instructions given in the manufacturer service or maintenance manual. पहला करते हैं इंस्ट्रक्शन में, एग्जामिन ऑल द सर आपकी केबल्स वॉइस फॉर कट रही वियर। है। पहला क्या चेक करते हैं, एग्जामिन ऑल केबल्स फॉर वियर एंड कनेक्शन, सॉरी करोजन। Wear will be most apparent to all near pulleys. Very important line. Wear. Wear का मतलब होता है जब केबल ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करता हो, तो केबल की जो मटेरियल है, जो स्ट्रैंड्स है, वो धीरे धीरे टूटने लगता है, वियर होने लगता है। तो उसको बोलते हैं, केबल का एक टाइम आता है जब हम उसका वियरनेस चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, पुल्ली, बिकॉज ऑफ द पुल्ली, पुल्ली से वियर क्या होता है, केबल राउंड करता है। बार बार जो हम कंट्रोल सरफेस मूव करते हैं, तो पुल्ली के थ्रू ही क्या होता है, मूव होता है। तो ये सब चीजें इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। जब आप बैलेंसिंग करते हो, तो उसी टाइम आपको ये भी चेक चेक करना है। दूसरा है करोजन, ये तो हर जगह होता है, क्योंकि करोजन तो कोई नहीं हो गया। करोजन क्यों होगा, क्योंकि मॉइस्चर, क्योंकि ओपन एरिया होता है, वहां पे मॉइस्चर जाने का चांसेस ज्यादा है, और इसीलिए हम वहां पे ग्रीस लगा के रखते हैं। ग्रीस क्या करता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व होने से बचाता है। नाउ फिर लिखता है, wear will be most apparent on the near pulleys and end of the cable fittings, pair fields and other points where the cable may comes into contact with the other parts to the system. Broken strands of cable can be detected by wrapping a rag around a cable and moving the rag back of the core. Very important line. दूसरा चेक करना है आपको, इस केबल का स्ट्रैंड्स ब्रेक तो नहीं हो गया। अगर कोई केबल का स्ट्रैंड्स ब्रेक हो जाएगा, तो एक केबल
छोटो एक वायर जो है इसका ना वो बाहर की ओर निकल जाएगा। और उसको कैसे पकड़ेंगे हम लोग? तो कहता है एक हाथ में कपड़ा ले लीजिए और कपड़े को पूरा केबल के ऊपर क्या कीजिए, स्लाइड कीजिए। तो जहां जहां उस स्ट्रैंड टूटा रहेगा ना तो वहां पे कपड़ा फंस जाएगा आपका। तो ये एक पकड़ने का एक तरीका है। एक जस्ट हम लोग चेक करते हैं हाउ टू इंस्पेक्ट द केबल। तो ये लिखता है उसके रैपिंग क्लॉथ को आप क्या कीजिए, पूरे केबल के ऊपर स्लाइडिंग कीजिए अपने हाथ से। अगर कहीं आपका केबल क्लॉथ जो है वो फंस जाता है केबल के वायर में, इसका मतलब वहां पे स्ट्रैंड्स टूटा हुआ है। ये दूसरा हो गया इंस्पेक्शन। अब तीसरा देखिए, ब्रोकन स्ट्रैंड चेक हो गया। केबल्स दैट आर बैडली worn have broken strands or aggressively corroded should be replaced। अगर पूरा का पूरा आपका वायर टूट गया हो, दूसरी तरफ ज्यादा कोरोजन हो गया हो, तो उस कंडीशन में केबल को हम चेंज कर देंगे, यानी कि उस कंडीशन में केबल का रिपेयर नहीं करते। अगर एक वायर टूटा हो या दो वायर टूटा हो तो इसका इतना आपका केबल रिपेयर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की ओर। अब दूसरा है, पहला तो हो गया केबल में चेकिंग करना जिसमें करोजन हो गया और केबल के वायर का वियरिंग हो यानी टूट जाना। एग्जामिन ऑल पुल्लीज फॉर वियर, क्रैक एंड अलाइनमेंट इफ ए पुल्ली इज worn टू एन appreciable extent और क्रैक, यानी कि अब पुल्ली पूरा खराब हो चुका हो, पुल्ली अपने लूज कर गया हो, पुल्ली वियर कर गया हो या पुल्ली में क्रैक आ गया हो, तो आपको पुल्ली को चेंज करना पड़ेगा। It should be replaced. The pulley should turn freely when the control cable are moved. If a pulley is out of line, it will be cause wear to both the pulley and the cable. Very important. Out of range का मतलब क्या होता है? जब वो हम जितना मूव करना चाह रहे हैं केबल को, उससे ज्यादा वो पुल्ली मूव कर जाना, उसको बोलते हैं आउट ऑफ रेंज हो जाना। वो पुल्ली पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। Out of line, it will be cause a wear off to both pulley and vessel cable. The mounting for chest pulley should be corrected and the cable carefully examined for the। और जो माउंटिंग प्लेट जहां पर वो पुल्ली अटैच होता है, वो प्लेट के ऊपर भी चेक कीजिए कहीं क्रैक तो नहीं आ गया उस प्लेट पे। अगर वो उस प्लेट में ही क्रैक आ जाएगा तो क्या होगा, आने वाले टाइम में वो माउंटिंग टूट जाएगा। माउंटिंग टूटने के बाद आपका पूरा का पूरा कंट्रोल केबल डिस्टर्ब हो सकता है। थर्ड पॉइंट बोलता है, where cables pass through fair leads or guides, the deflection of the cable should be noted। Very important, fair leads, where cable pass through fair leads। fair leads का मतलब क्या होता है, जहां पर केबल का एंड होता है वहां पर फेयर लीड डाला जाता है, यानी कि लॉकिंग किया जाता है। तो उसको चेक कीजिए, केबल जो गाइड हो रहा है फेयर लीड के थ्रू, यानी टर्न बकल में अटैच होगा, फिर आपको पुल्लीज में अटैच होगा, जहां जहां केबल अटैच होगा उसके पॉइंट को चेक करना है। उसमें क्या चेक करना है, द डिफ्लेक्शन ऑफ केबल शुड बी नोटेड। इट इज मोर देन 3 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट है वीवीआईपी। इट इज मोर देन 3 डिग्री और करेक्शन मस्ट बी मेड। 3 डिग्री मतलब कोई भी कंट्रोल केबल को अगर जहां जहां अटैच करते हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन है जब वो मूव करता है केबल, तो 3 डिग्री से ज्यादा अगर मूव कर गया वो केबल खराब हो चुका है। क्यों? जहां पे भी एंड हुआ है उसका यानी कि फेयर लीड लूज हो चुका है या खराब हो चुका है, तो उस केस में आपका उस केबल लीड को चेंज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री और करेक्शन मस्ट बी मेड। द वियर ऑफ द केबल एंड द फेयर लीड शुड बी चेक्ड। Wear of pulley, wearing bolt, bushing, clevis pins, and all other moving parts should be checked. Replacement must be made of all parts worn beyond specified limit। और पुल्ली के साथ साथ जितने भी वहां पे कंपोनेंट लगे रहते हैं उन सब को चेक कीजिए, क्योंकि आपने एक बार बैलेंसिंग करना मतलब एक पूरा चीज को चेक कीजिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ कंट्रोल सरफेस का बैलेंसिंग चेक कर लिया हमारा काम हो गया, नहीं, साथ साथ में ये भी चेक कर लीजिए कि केबल्स के जो गाइड है, केबल्स के जो बॉन्ड है, केबल्स के जो वायर है वो सब सही है, पुल्ली सही है कि नहीं है, अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, आपके बेल क्रैंक सही है कि नहीं है,
उनका जो मूवमेंट है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, 5वां पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। ये बीएससी एरोनॉटिक्स के एग्जाम में भी पूछता है और आपका डीजीसीए में भी पूछता है कि व्हाट आर द इंस्पेक्शंस कैरीड आउट ड्यूरिंग द कंट्रोल सरफेस बैलेंसिंग। नाउ 5वां पॉइंट है, केवल टेंशन शुड बी चेक बाय मींस ऑफ टेंसियोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी, केबल का टेंशन मापने के लिए टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है। द केबल टेंशन इज एडजस्टेड बाय मींस ऑफ द टर्न बकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी, टर्नी बकल एक ऐसा है जिसके थ्रू हम केबल का टेंशन एडजस्ट करते हैं। अब ये टर्न बकल क्या होता है, मैंने सेम बताया था अभी, पुश पुल रॉड की तरह होता है। एक तरफ थ्रेड होती है, इसमें जिस थ्रेड से क्या करते हो, इसको केबल को टाइट भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। अगर थ्रेड को आपने एंटी क्लॉक में रोटेट किया तो टाइट हो जाएगा, अगर आपने क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो लूज रहेगा। बट आपको क्या करना है ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, टेंशन को बढ़ाना है या टेंशन को घटाना है। तो उस बेस पे टर्न वकल में ही जाके हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो टर्न वकल हर केबल जितना भी होगा, लॉन्ग से लॉन्ग केबल, उसमें टर्न वकल बीच में डाला रहता है, एकदम बिल्कुल बीच में डाला रहता है। ये नहीं कि एकदम बिल्कुल कंट्रोल सरफेस के नजदीक रहेगा, ये बीच में डाला रहता है। क्यों डालते हैं बीच में, इसका कारण है कि जब आप कंट्रोल केबल को ऑपरेट करते हो, यानी कंट्रोल स्टिक को जो ऑपरेट करते हो, तो वो टर्न वकल के ऊपर लोड आए, अपने केबल के ऊपर लोड ना जाए, इसीलिए वो बीच में डाला जाता है टर्न वकल। अगर हम छोड़ देंगे सर मुअज्जम को इन कर लीजिए। क्या बोल रहे हो, मुअज्जम को इन कर लीजिए। अभी भी सब इन ही हो रहा है, हैं? गलत बात है यार। ओके, तो हमारा केबल का टेंशन किससे चेक होता है, टेंसियोमीटर से। और हम क्या चेक करते हैं उसमें, टर्न वकल की एडजस्टमेंट चेक करते हैं। 6वां पॉइंट, द सिस्टम शुड बी चेक टू सी दैट नो केबल फिटिंग कम्स विद इन 2 इंच। नोट कीजिएगा, 5.08 सेंटीमीटर ऑफ ए पुल्ली fair lead or guided when the control is moved to its limit। कह रहा है कि जो लिमिट दिया हुआ है, जो फेयर लीड या पुल्लीज है जहां से केबल मूव करता है, उसको भी चेक कीजिए कितना होना चाहिए। शुड बी चेक्ड टू सी दैट नो केबल फिटिंग कम विद इन 2 इंच। 2 इंच के डिस्टेंस पे कभी भी केबल एंड फिटिंग नहीं होना चाहिए, कभी भी उसका फेयर लीड नहीं होना चाहिए, कभी भी उसका गाइड नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जहां पे आपने 2 इंच के बाद आपने ये लगा दिया तो पुल्ली के ऊपर जब जाएगा केबल एंड का फिटिंग, तो क्या होगा, पुल्ली आउट ऑफ ट्रैक हो सकता है, यानी केबल वहां से जंप करके उतर सकता है पुल्ली से। क्यों, क्योंकि आपने एंड फिटिंग को बिल्कुल नजदीक लगा दिया है पुल्ली के, जबकि पुल्ली में इन फिटिंग्स का नहीं रोल होना चाहिए। पुल्ली के ऊपर कौन होना चाहिए, सिर्फ कंट्रोल केबल का रोलिंग होना चाहिए। 7 पॉइंट्स, कंट्रोल सरफेस ट्रैवल शुड बी चेक टू वेरीफाई दैट इट्स corresponds to the type certificate data sheet। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टाइप सर्टिफिकेट डाटा शीट में ये लिखा रहता है अंकल को इन कर लीजिए। कंट्रोल सरफेस को कैसे हम कितना डिग्री मूव करके चेक करेंगे, ये कहाँ लिखा रहता है, कर लीजिए। टाइप सर्टिफिकेट डाटा शीट में। ट्रैवल कैन बी एडजस्टेड बाय मींस ऑफ द स्टॉप बोल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। travel can be adjusted by means of the stop bolts and or rod end। स्टॉप बोल्ट, कंट्रोल सरफेस को कितना घुमाना है, ज्यादा ना हो घूम जाए, उसके लिए हमने क्या लगा रखा है, स्टॉप बोल्ट। यानी कि कंट्रोल केबल जब उसको ऑपरेट करने के लिए जो फोर्स देता है, तो कंट्रोल केबल जब उसको रोड यानी कि डाउन करेगा कंट्रोल या अप करेगा,
तो कितना अप होना चाहिए, उसका एक लिमिटेशन को लिमिट किया गया है किससे, स्टॉप बोल्ट से। वो स्टॉप बोल्ट रोक देगा कि आप इससे ज्यादा कंट्रोल सरफेस को मूव नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप बोल्ट्स को भी आपको चेक करना है। Control surface travel should be checked to verify that it correspond to the type certificate data sheet. Travel can be adjusted by means of the stop bolts and or rod end. Rod end का मतलब क्या हो गया, जो पुश पुल रॉड होता है ना, उसके एंड में केबल आपका लगा रहता है, उसके एंड में कंट्रोल सरफेस को मूवमेंट करने का पुल्ली लगा रहता है, यानी सॉरी पुल्ली उसको बोलते हैं, और आई एंड बोल्ट। तो उसमें एक स्टॉप बोल्ट होता है, जब वो घूमेगा तो वो बोल्ट के ऊपर टकराएगा, यानी कि जब से ही उसके टच करेगा बोल्ट के, उसका मतलब कंट्रोल सरफेस उससे ज्यादा अब मूव नहीं कर सकता। फिगर है नीचे, मैं दिखाऊंगा। द कंट्रोल सरफेस स्टॉप शुड बी सेट टू मेक कॉन्टैक्ट बिफोर द कॉकपिट कंट्रोल हैज रीच द एंड्स ऑफ इट्स ट्रैवल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि मान लो उसको एडजस्ट करना हो स्टॉप बोल्ट्स को, कैसे करेंगे? ट्रैवल कैन बी एडजस्टेड बाय मींस ऑफ द स्टॉप बोल्ट्स एंड और रॉड एंड्स। द कंट्रोल सरफेस स्टॉप्स शुड बी सेट टू मेक ए कॉन्टैक्ट बिटवीन बिफोर द कॉकपिट कंट्रोल हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स ट्रैवल। मतलब आपने मान लो कंट्रोल घुमाया, जब कंट्रोल घुमाया तो वहां का जो आउटपुट है वो कंट्रोल सरफेस को मूव होने में होगा, लेकिन आपने कंट्रोल सरफेस को पूरा राइट घुमा दिया मान लो, तो एलेरॉन भी पूरा अप होना चाहिए था, एक तरफ डाउन होना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, स्टॉप बोल्ट उसको रोकता है। तो कह रहा है बिफोर फ्रॉम द कॉकपिट कंट्रोल हैज रीच्ड द एंड ऑफ इट्स ट्रैवल। तो कंट्रोल में भी आपका स्टॉपर होता है, अगर वो टच कर जाता है उसके पहले ही कंट्रोल सरफेस क्या होना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। ये एक चेक करने का तरीका है कि अगर आपका जो कंट्रोल कॉलम है कॉकपिट में, आपने उसमें भी एक स्टॉपर लगा रहता है, अगर आपका स्टॉपर तक टच हुआ उससे पहले वहां पर कंट्रोल सरफेस क्या हो जाना चाहिए, अपने स्टॉप बोल्ट तक पूरा का पूरा फुल्ली एक्सटेंड हो जाना चाहिए। ये चेक करने का तरीका है। नहीं हो रहा है इसका मतलब एडजस्टमेंट की जरूरत है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर मेड, ऑल सेफ टाइंग ऑफ टर्नबकल्स, नोट कीजिएगा, क्लेविस पिन्स, नट etc must be examined for correct application and effectiveness. Defecting safe tying must be corrected. सेफ टाइंग समझते हो, लॉकिंग करना, लॉकिंग करना आप लोगों ने सीखा है कैसे होता है लॉकिंग करना? एनीबॉडी? किसी भी चीज को सेफ टाइम करना, लॉकिंग कर कैसे करते हैं पता है? वायर हाँ, वायर लॉकिंग। हर किसी चीज में ऐसे हम नहीं क्या पढ़ा करते हैं, हमने। वायर को लॉक करते हैं, किस लिए? ताकि वो ओपन ना हो सके, सेफ्टी रखने के लिए। वही कह रहा है लास्ट में जब आप एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे तो लास्ट में आपको इस चीज का भी चेक करना है कि आपने सेफ टाइम किया है कि नहीं किया है, उसमें खास करके टर्न बकल, सर क्लेविस एक पिन। बच्चा है, उसको इन कर लीजिए प्लीज। वो अपने सेकंड नेम से आया है, दूसरे नाम हाँ, से। रिजवान भाई को इन कर लीजिए सर। हाँ, किसी हाँ, लड़ना सर। था, आ गया मैं यहीं पे। तो क्लियर है कि हम कैसे क्या यूज कर रहे हैं, सेफ टाइम करते हैं। जब भी आप लास्ट में जब आप कंट्रोल एडजस्टमेंट कर लें तो आपको लास्ट में क्या करना है, सेफ टाइम करना है। किस चीज का सेफ टाइम करना है? ताकि आपका कंट्रोल सारे के सारे जो लिंकेज थे, जो कंट्रोल में आपने बेल क्रैंक लगाया था, जो पुल्लीज लगाए थे, जो क्लेविस पिन लगाया था, इन सारे को आपस में आप सेफ टाइम कर दें।
सेफ टाइम का मतलब लॉकिंग कर दे। ओके, तो ये था वैसे पॉइंट्स जो हम ड्यूरिंग कंट्रोल सरफेस बैलेंसिंग चेक के टाइम या ड्यूरिंग कंट्रोल सरफेस एडजस्टमेंट के टाइम हम चेक करते हैं, कंट्रोल केबल से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत सारा पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कौन बोल रहा था? आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है, upon the completion of the inspection, adjustment and the service, the control system should be given an operational check. Very important. आप कोई भी मेंटेनेंस करोगे तो उसके बाद उसका क्या करना रहता है, ऑपरेशनल चेक करना पड़ता है कि हमने जो काम किया क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो ऑपरेशनल चेक करेंगे उसका, यानी ऑपरेशनल टेस्ट करेंगे उसको। द कंट्रोल शुड मूव स्मूथली and easily through their full range of travel and should not exhibit any looseness or play. Very important. अब आपने रिपेयर तो कर दिया, रिपेयर करने के बाद मेंटेनेंस में आप क्या क्या चेक करोगे कि मैंने जो काम किया वो सही हुआ कि नहीं। यानी कंट्रोल केबल का बहुत ही स्मूथली मूवमेंट होना चाहिए, बहुत ही इजिली मूवमेंट। इजिली मूवमेंट का मतलब आपने कंट्रोल कॉलम को टर्न किया तो वहां कंट्रोल सरफेस भी टर्न होना चाहिए, बहुत इजिली मूवमेंट होना चाहिए, कोई हार्ड नहीं लगना चाहिए आपको। रडर पैडल अगर आपने रडर पैडल को दबाया तो वहां पे रडर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है वो इजिली होना चाहिए। कोई आपके पैर पे कोई भारी सा लकड़ी नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड है, ये घूम नहीं रहा है। ये सब चेक करते हैं आफ्टर मेंटेनेंस। नाउ फुल रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। फुल रेंज मतलब ये नहीं कि जरा सा आपने चेक कर लिया छोड़ दिया, फुल रेंज तक चेक कीजिए, जहां तक उसका स्टॉपर हो। यानी कि मैंने आपको बताया ना, भी स्टॉपर होता है, जब तक वो अपने स्टॉपर को टच ना कर जाए तब तक आप उसको फुल रेंज तक क्या कीजिए, चेक कीजिए। और ये तो एक चलो है ही मेंटेनेंस करने के बाद। एक और चीज आप लिख लीजिए या कहीं और कर लीजिए, एवरी एयरक्राफ्ट शेड्यूल फ्लाइट, जब भी हमारा एयरक्राफ्ट शेड्यूल फ्लाइट चेक होता है उसके बिफोर हम इन सारे चीजों का चेक करते हैं। एवरी डे शेड्यूल फ्लाइट जब होता है हमारा, तो उसके बिफोर शेड्यूल फ्लाइट के हम जो आपने जो सर्विसिंग करते हो, जो आप चेक करते हो रेगुलर, जिसको हम लोग DI बोलते हैं। DI मतलब डेली इंस्पेक्शन चेक एयरक्राफ्ट का होता है बिफोर फ्लाइट। तो उस कंडीशन में इन सारे चीजों को चेक किया जाता है, खास करके कंट्रोल सरफेस मूवमेंट, खास करके कंट्रोल सरफेस जितने भी लगे हुए हैं उन सब का मूवमेंट चेक होगा कि हमारा केबल्स सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है कंट्रोल सरफेस, बिल्कुल रडर पैडल जितना स्टॉपर तक जाना चाहिए उतना फुल रेंज तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, हार्ड तो नहीं जा रहा है, कहीं लूज तो नहीं जा रहा है। हमने यहाँ प्रेस किया, वहां कंट्रोल केबल प्रेस ही नहीं हो रहा है, वहां मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। ये इसलिए एवरी फ्लाइट हम इसको चेक करते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ द DI इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, DI, दैट मीन्स डेली इंस्पेक्शन चेक। Any illusion of the system must be checked for direction of control movement because it is often possible to cross cables and causes the reverse movement. This is particularly true of aileron system. Reverse मतलब क्या हो रहा है, एक aileron नीचे एक aileron up, ये चेक करना है आपको। When the right rudder pedal is pressed, the rudder should be moved to right. When the control is pulled back, the elevator should move upward. And when the wheel is moved to right, the left aileron should move down and right aileron should move up. ये सब चेक करते हैं DI इंस्पेक्शन में, खास करके DI में भी करेंगे। और कब करेंगे, जब आपने कोई भी चीज का मेंटेनेंस किया हो कंट्रोल सरफेसेस में, तो उस समय आफ्टर मेंटेनेंस आपको ये सारे चीजों को फंक्शनल, जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल टेस्ट ऑफ द कंट्रोल सरफेस या फंक्शनिंग टेस्ट ऑफ द कंट्रोल सरफेस मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या बन जाना चाहिए, हैबिटेट बन जाना चाहिए कि हम कोई भी टास्क करते हैं उसके बाद उसको एक बार चेक करना ही करना है कि हमने जो टास्क किया इट इज फुली ये सही हुआ या नहीं हुआ।
इसीलिए मैन्युफैक्चरर बोलता है कि जब भी टास्क कीजिए उसके बाद एक ऑपरेशनल टेस्ट जरूर कीजिए। यार तो गई। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग को हेलीकॉप्टर का भी पढ़ना है। कुछ सिस्टम हेलीकॉप्टर से रिलेटेड होंगे जो आप लोगों को कंट्रोल सरफेस का बैलेंसिंग करना होगा या कंट्रोल सरफेस की, उसमें भी हम लोग रिगिंग करते हैं। खास करके हेलीकॉप्टर के लिए अलग से दिया हुआ, क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, हमारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट से थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। इसमें हम लोग पूरा डिटेल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि जब जब आप लोग हेलीकॉप्टर पढ़ना शुरू करोगे तब पता चलेगा क्या क्या सिस्टम होते हैं। अभी हम लोग बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे, हम कैसे इसमें कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने सबसे पहला उसमें रडर पैडल होते हैं नॉर्मल, ये आपके फिक्स विंग में। उसमें आपका एलरॉन का मूवमेंट कंट्रोल कॉलम होता है। एलरॉन का जो कंट्रोल स्टिक होती है, उसी से आप एलिवेटर को भी अप एंड डाउन कर लेते हो। बट हमारे हेलीकॉप्टर में बिल्कुल उल्टा होता है। हेलीकॉप्टर में हमारा सारा सिस्टम क्या होता है, अलग होता है। इसमें एक साइक्लिक कंट्रोल होता है और दूसरा एक होता है कलेक्टिव कंट्रोल। इसलिए थोड़ा इसको समझिएगा। हालांकि ये भी आपको पढ़ना है हेलीकॉप्टर स्ट्रक्चर, मैंने अभी शुरुआत नहीं किया है, लेकिन हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल्स, हेलीकॉप्टर स्ट्रक्चर्स, हेलीकॉप्टर के सिस्टम्स, स्ट्रक्चर के क्या क्या मटेरियल लगते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम ये बता दें, हेलीकॉप्टर में जो मेन फ्लाइंग कंट्रोल सरफेसेस होता है, जो मेन फ्लाइंग कंट्रोल सरफेस की बात करते हैं, वो होता है हमारा रोटर ब्लेड। यानी रोटर ब्लेड में ही सब कुछ होता है, क्योंकि मेन आपका वही है लिफ्टिंग डिवाइस, रोटर ब्लेड। तो रोटर ब्लेड में ही हमारा सारा कुछ सिस्टम लगा रहता है। और जितने भी आपने ये पढ़े थे, कंट्रोल सरफेस एडजस्टमेंट, कंट्रोल केबल एडजस्टमेंट, ये सारा कुछ हेलीकॉप्टर में भी होगा। वही चीज केबल उसमें भी आएगा, वही बेल क्रैंक इसमें भी आएंगे, वही टर्न वकल इसमें भी आएगा, वही इसमें क्लेविस पिन आएंगे, पुश पुल रॉड आएंगे। लेकिन फर्क क्या हो रहा है, आप यहाँ पे कंट्रोल सरफेस की जगह पे रोटर ब्लेड को चेंजिंग करते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल, ये पेज नंबर 331 का है। हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल्स अलाउ कंट्रोल ऑफ, पहला, मूवमेंट अबाउट द 3 एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट। दूसरा, इंजन पावर। तीसरा, रोटर सिस्टम लिफ्ट। द कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द साइक्लिक कंट्रोल, नोट कीजिएगा, एंटी टॉर्क कंट्रोल एंड थ्रोटल एंड कलेक्टिव कंट्रोल। नोट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही 4 चीज हैं जो पूरे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लेता है। फिर से देखिए, पहला है साइक्लिक कंट्रोल, एंटी टॉर्क कंट्रोल, थ्रोटल कंट्रोल एंड कलेक्टिव कंट्रोल, जिसमें आपको मैंने बताया 3 एक्सिस। 3 एक्सिस में कौन कौन आते हैं, वर्टिकल, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये 3 एक्सिस पे हेलीकॉप्टर वर्क करता है, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल और वर्टिकल। इंजन पावर, मूवमेंट में सबसे पहला इंजन पावर, क्योंकि इंजन पावर है, इंजन को आपको बढ़ाना भी है, पावर घटाना भी है, उसके लिए थ्रोटल चाहिए, तो वो भी एक कंट्रोल होता है हमारा। फिर रोटर सिस्टम लिफ्ट। रोटर सिस्टम क्यों, क्योंकि रोटर सिस्टम में ही मेन आपका लिफ्टिंग डिवाइस है, रोटर ब्लेड, जिसके के लिए आप क्या करते हो, उसको भी आप कंट्रोलिंग करते हो, इसलिए उसके लिए कंट्रोल कॉलम जिसको बोलते हैं साइक्लिक कंट्रोल। ठीक है, द साइक्लिक कंट्रोल्स look like a conventional stick controls for an aeroplane. It allow the pilot to operate the main rotor system, श्वास प्लेट। अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, श्वास प्लेट वगैरह, तो मैं कोशिश करूंगा हल्का फुल्का नॉलेज दे देना, क्योंकि अभी डिटेल में आपको 3rd सेमेस्टर में आ जाएगा। श्वास प्लेट which tilts the couch of the rotor blades to increase or decrease their blade angle at appropriate position in the rotor plane of rotation। यानी कि साइक्लिक जो है पूरा का पूरा किसको कंट्रोल करता है, मेन रोटर ब्लेड के रोटेशन को। यानी मेन रोटर ब्लेड में रोटेशन जो हो रहा है
उसको कंट्रोल करता है साइक्लिक कंट्रोल करता है। और वो कैसे कंट्रोल करता है, ये पूरी मैकेनिज्म जो है हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर रोटर फ्लाइट्स में। This causes the rotor to tilt or increase the rotor lift or one portion on the rotor disc and the decrease the lift on the opposite portion of the disc। अब इसमें देखो क्या होता है, ये फिगर देखिए 12.77। इस फिगर में क्या दिखा रहा है, रोटर ब्लेड रोटेट हो रहा है। जब रोटर ब्लेड रोटेट होता है तो पूरा का पूरा एक पाथ बन जाता है। एक लगेगा कि डिस्क है, रोटर डिस्क है, गोल सा कोई चीज घूम रहा है बहुत तेज, तो इसको बोलते हैं रोटर डिस्क। जब कोई भी चीज हाई आरपीएम पे रोटेट होता है तो ब्लेड दिखता नहीं है, वो कैसा दिखेगा, लगेगा बिल्कुल एक गोल सा डिस्क घूम रहा है, उसको ही बोला जाता है रोटर डिस्क। तो उसमें क्या होता है, डिस्क में एक डिस्क आधा बांट दो डिस्क को, यानी कि हाफ पोर्शन डिस्क और हाफ पोर्शन डिस्क अलग अलग बांट दो। तो डिस्क में आरसी माइक ऑफ करो। माइक ऑन है तुम्हारा, क्या ड्रामा है ये? आरसी अरे माइक ऑफ करो यार। करो माइक। मान भाई माइक ऑफ कर लो। पता नहीं कैसे कैसे लोग जाते हैं सुबह। पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ। माइक बंद करके रखो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब आरसी। तो मेरा तो ऑन ही रहता है, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं मेरे अलावा। आरसी ऑफ करो, तुम्हारे से काम आ रही है। समय नहीं हूँ। ओके, तो हेलीकॉप्टर फ्लाइट कंट्रोल में मैं बात कर रहा था रोटर ब्लेड्स की। रोटर ब्लेड में क्या होता है, सिंपल डिस्क जो बनता है, तो डिस्क में आधा जो डिस्क होता है वो लिफ्ट डाउन हो जाता है, आधा डिस्क में लिफ्ट अप होता है। अब ये क्यों होता है डिटेल में पढ़ना आगे, हम सिर्फ अब ये समझो कि डिस्क में आधा लिफ्ट इंक्रीज करता है, आधा लिफ्ट डिक्रीज कर जाता है। क्यों करता है, ड्यू टू द बैलेंसिंग। बस ये समझ लो, बैलेंसिंग करने के लिए हम ये चीज को करते हैं। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो रोटर का रोटर पूरा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाके पलट जाएगा रोटर। इसीलिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि रोटर ब्लेड रोटेट हो रहा है, बहुत हाई स्पीड से रोटेट होता है, हाई आरपीएम पे रोटेट होता है। इसीलिए हमारा वो ऑटोमेटिकली जो लिफ्ट जनरेट करता है वो हाफ डिस्क इंक्रीज करता है और हाफ डिस्क डिक्रीज करता है लिफ्ट को। तो इसके लिए कंट्रोलिंग कौन करता है, साइक्लिक कंट्रोल्स लगे रहते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा कंट्रोल पे, जिसको बोलता है कलेक्टिव कंट्रोल्स। अब ये कलेक्टिव कंट्रोल क्या करता है, सबसे पहला तो इंजन के पावर को कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि कलेक्टिव में ही आपका थ्रोटल लगा रहता है। जो आप इंजन का थ्रोटल होता है ना, वो कलेक्टिव कंट्रोल में ही लगा रहता है। इसलिए कलेक्टिव से हम इंजन के पावर को भी कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा, कलेक्टिव से हम एयरक्राफ्ट यानी कि हेलीकॉप्टर का इनिशियली टेक ऑफ लेते हैं। इनिशियली, फिर से सुनिएगा, इनिशियली टेक ऑफ लेने का हेल्प कौन करता है, कलेक्टिव ही करता है। क्योंकि कलेक्टिव ही कंट्रोल क्या करता है, पूरे एयरक्राफ्ट जो रोटर का, एयरक्राफ्ट का जो रोटर ब्लेड का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि लिफ्ट जनरेट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है लिफ्ट के लिए, एंगल ऑफ अटैक बढ़ना चाहिए। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने के लिए लिफ्ट बढ़ाना, तभी तो लिफ्ट बढ़ेगा। तो ब्लेड में हम एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हैं। और ये कैसे बढ़ता है एंगल ऑफ ब्लेड, एंगल ऑफ ब्लेड जो बढ़ता है वो पिच चेंज करने से बढ़ता है। यानी किसी भी ब्लेड का अगर हम पिच चेंज कर देंगे तो उसकी एंगल बढ़ जाएगी। और ये कौन करता है, इनिशियली कलेक्टिव कंट्रोल करता है। तो जो कलेक्टिव करता है उसी से हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है। ये दो कंट्रोल्स हमने देख लिया, साइक्लिक और कलेक्टिव। साइक्लिक का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शनल मूवमेंट देना। अभी मैंने बताया साइक्लिक का नाम से ही लग रहा है, साइकिल मतलब एयरक्राफ्ट को तीनों सारे मतलब पूरे डायरेक्शन में घुमाने के लिए साइक्लिक का यूज करते हैं। जैसे राइट साइकिल,
लेफ्ट तो लेफ्ट साइकिल घुमा दो, फॉरवर्ड फॉरवर्ड साइकिल कर दो, बैकवर्ड बैकवर्ड साइकिल कर दो। ये जैसे करोगे वैसे हेलीकॉप्टर उधर घूम जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ता है साइक्लिक कंट्रोल। अब लास्ट है रडर पैडल। ये आपको पता है रडर पैडल का मतलब ही होता है जो कंट्रोल किसको करे, डायरेक्शन को कंट्रोल करे। हम रडर क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन को कंट्रोल करने के। तो अब इसमें कहेंगे सर इस हेलीकॉप्टर में तो रडर होता नहीं है, कैसे आप उसका डायरेक्शन कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है, रडर जो है इसमें रडर कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेस नहीं लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, टेल रोटर होता है पीछे की ओर, बिल्कुल टेल रोटर एक पीछे पूंछ की तरफ, हेलीकॉप्टर का एकदम पीछे चले जाओ, वहां पर एक टेल रोटर लगाता है, छोटा सा ब्लेड होता है। तो वो टेल रोटर क्या करता है, उसी टेल रोटर का पिच चेंज कर देते हैं। जब उसका पिच चेंज करेंगे तो हमारा हेलीकॉप्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और उसको पिच चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, रडर पैडल, जिसका नाम है एंटी टॉर्क पैडल भी। और वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे फ्लाइट आपका फिक्स विंग में होता है। राइट पैडल करेंगे तो क्या होता है, राइट घूमता है ना रडर, वैसे ही इसमें भी है। राइट रडर पैडल को दबाओगे तो हेलीकॉप्टर राइट की ओर भागने की कोशिश करेगा, लेफ्ट रडर पैडल घुमाओगे तो हेलीकॉप्टर लेफ्ट की ओर घूमने की कोशिश करेगा। इसमें भी सेम, बट अंतर क्या हो रहा है, यहां पर आपने उसका पिच चेंज किया, किसका, टेल रोटर ब्लेड का। उस रडर पैडल का यूज करके आपने पिच को चेंज कर दिया। इसलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रडर पैडल टू कंट्रोलिंग द टेल कंट्रोल, यानी कि एंटी टॉर्क पैडल बोलते हैं इसको। ये तीन चीज मैंने आपको बता दिया। ये सब आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि हेलीकॉप्टर के कंट्रोल्स आपको पता चले, हम कैसे कंट्रोल करते हैं और इसमें कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। सेम सिस्टम है, इन सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ भी हम केबल का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल केबल का यूज होगा। इन सब को ऑपरेट करने के लिए जो कंट्रोल केबल है उसमें भी वही चीज चेक करेंगे कि आपका कंट्रोल केबल में आपका करोजन तो नहीं आ गया, कंट्रोल केबल में आपका कोई केबल ब्रोकन तो नहीं हो गया, पुल्ली आपका सही है कि नहीं है, आपका पुल्ली के साथ साथ जो टर्न बकल्स हैं वो सही है कि नहीं है, उसमें केबल में प्रॉपर ग्रीसिंग है कि नहीं है, ये सब उसमें भी चेक करना है। आपका जो पिच चेंज हो रहा है वो 0 डिग्री से मान लो 2 डिग्री तक पिच चेंज होना था, तो 0 से 2 डिग्री जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन करा रहा है मूवमेंट, यही आपका कंट्रोल केबल। तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा पिच चेंज नहीं हो पा रहा 0 से 2 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कंट्रोल केबल का एडजस्टमेंट करेंगे। अब वो एडजस्टमेंट में आपको लूज भी हो सकता है या टेंशन भी हो सकता है। तो प्रोसेस सेम है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है, उसमें कंट्रोल सरफेस की मूवमेंट को चेक करते थे, इसमें कंट्रोल सरफेस की मूवमेंट कोई है नहीं, क्योंकि इसमें पिच चेंजिंग है। इसमें हम लोग पिच चेंजिंग चेक करेंगे कि जो हमारा पिच है ब्लेड का वो 0 से 2 डिग्री तक चेंज होना था, लेकिन 0 से 2 डिग्री का चेंज ना होकर वो क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है, 1.5 डिग्री तक ही मूव हो रहा है। मतलब हमको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, हाफ एन डिग्री का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और हाफ एन डिग्री का एडजस्टमेंट करने के लिए कंट्रोल केबल को चेक करना ही पड़ेगा। ये है हमारा हेलीकॉप्टर का कंट्रोल सिस्टम। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फोटो दिखाया है, जिसमें फोटो है 12.77 फोटो। देखिए थोड़ा सा इसमें दिखाया है आगे से कि कैसे कैसे कंट्रोलिंग किया जाता है। पहला देखिए साइक्लिक कंट्रोल स्टिक, सबसे लंबा डंडा सा दिख रहा है, जो क्या दिखाया है, कंट्रोल एटीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। उसके बाद देखिए नीचे दिखाया थ्रोटल, यानी मोटरसाइकिल ग्रिप टाइप। मैंने आपको क्या बताया था, थ्रोटल जो है वो कलेक्टिव पिच में ही लगा रहता है, कलेक्टिव पिच के बिल्कुल आगे थ्रोटल लगा रहता है। वो किससे, उससे क्या होता है, थ्रोटल से आप अपने इंजन के पावर को सेटिंग कर सकते हैं, यानी आरपीएम को सेट कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए कलेक्टिव पिच स्टिक, वही उसी फिगर में दिखाया है जहां पे थ्रोटल लगा रहता है। कलेक्टिव पिच स्टिक फिर क्या करता है, कंट्रोल्स अल्टीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हेलीकॉप्टर मैंने क्या बताया, इनिशियली टेक ऑफ लेता है, इनिशियली यानी कि ग्राउंड को टेक ऑफ करने के लिए इसी कलेक्टिव का हम यूज करते हैं। और दूसरा साथ के साथ अल्टीट्यूड को बढ़ाना और घटाने के लिए कलेक्टिव पिच का यूज किया जाता है। मान लो आप बहुत हाइट पे जाना है आपको अचानक से, तो आप क्या करेंगे, कलेक्टिव पिच को अप करेंगे। जब कलेक्टिव पिच को अप कीजिएगा तो आपके हेलीकॉप्टर और ज्यादा ऊपर की ओर भागेगा।
आप कलेक्टिव पिच को जब डाउन करेंगे तो आपका हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आएगा। मतलब टोटली कंट्रोल किसको कर रहा है? ये हमारे लिफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। हम अपने लिफ्ट को बढ़ाते हैं तो ऊपर जाता है, लिफ्ट को घटाते हैं तो नीचे आ जाता है। और लास्ट में देखिए पैडल, जो कि दो दो दिखाया है, लेफ्ट और राइट पैडल। और ये दोनों क्या करता है? मेंटेन हेडिंग। हेडिंग का मतलब डायरेक्शन, हमारा हेलीकॉप्टर को किस डायरेक्शन में घुमाना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम रडर पैडल में यूज करते हैं। और रडर पैडल जो कंट्रोल करता है वो कौन सा चीज है? टेल रोटर। टेल रोटर में पिच चेंज करता है ये हमारा रडर पैडल। ये हेलीकॉप्टर में कोई रडर सिस्टम नहीं होता है कि हम सर वर्टिकल स्टेबलाइजर में रडर लगा देंगे उससे हमारा हेलीकॉप्टर का चेंजिंग, नहीं, उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है कि ये रोटर है, और रोटर क्या करता है? बहुत हाई स्पीड से रोटेट करता है। और रोटेट करता है तो क्या करता है? एक एंटी टॉर्क फोर्स जनरेट कर देता है। तो एंटी टॉर्क फोर्स को कंट्रोल कौन करता है? वही टेल रोटर करता है। इसीलिए टेल रोटर को बिल्कुल पीछे लगाया जाता है और अपोजिट साइड में लगाया जाता है। अब अपोजिट साइड कैसे? जिधर आपका ब्लेड घूम रहा है, मान लो आपका ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, मान लो, तो वो जो पीछे का जो ब्लेड लगाएंगे ना, वो क्या किधर होना चाहिए? उसके ठीक अपोजिट में लगा देना, तभी वो एंटी टॉर्क जैसा काम करेगा। अगर आपका क्लॉकवाइज में ब्लेड घूम रहा है तो उसके ठीक अपोजिट अपना टेल रोटर सिस्टम को लगा दो। इससे क्या होगा? जो मेन रोटर का जो फोर्स था, जो कौन सा फोर्स? टॉर्किंग फोर्स, तो वो काउंटरैक्ट करेगा आपका टेल रोटर फोर्स। इसीलिए पीछे टेल रोटर, हालांकि टेल रोटर का कहते हैं कि अगर सर वो नहीं रहेगा तो क्या हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करेगा? करेगा, अपोज करेगा। लेकिन आप चाहोगे कि हम अपने हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर ले, एक स्टेडी एंड स्टेट लेवल फ्लाइट में कंट्रोल कर लें, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो टेल कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए टेल रोटर सिस्टम वहां पे लगाना जरूरी है। तो ये था हमारा मेन हेलीकॉप्टर का कंट्रोलिंग, जिससे हम क्या क्या कंट्रोल करते हैं, ये पूरा सिस्टम बताया है। और इसमें उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल इसमें हमें यही पढ़ना है कि हम क्या क्या इस टाइम हेलीकॉप्टर में यूज करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया साइक्लिक, दूसरा हो गया कलेक्टिव, तीसरा हो गया आपका थ्रोटल, और चौथा हो गया आपका रडर पैडल, जो टेल रोटर को कंट्रोल करता है। अब हम इसमें डिटेल में जो है ये सब नहीं आपको इतना पढ़ना है अभी, ये सब आप सेम 4 में पढ़ेंगे, सेम थर्ड में जब जाएंगे ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है सेमी रिजिड रोटर, फिर आर्टिकुलेटेड रोटर। हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं तो सेम हेलीकॉप्टर में भी क्या होता है? फ्यूजलाज। सेम हेलीकॉप्टर में फ्यूजलाज, सेम हेलीकॉप्टर में जैसे आपका फिक्स विंग में आपका होता है एयरफ्रेम पार्ट, इंजन पार्ट, नेसल पार्ट, पाइलॉन पार्ट, सब कुछ हेलीकॉप्टर में भी होता है। इन द सेम वे अगर आप बात करते हैं हेलीकॉप्टर में एयरफ्रेम पार्ट में, तो फ्यूजलेज आपका पूरा एयरफ्रेम, फिर पीछे आपका टेल बूम हो गया, ये भी स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपका इंजन का पार्ट हो गया, इंजन में भी आपका क्या होता है? इंजन डेक होता है हेलीकॉप्टर में, वो भी एक स्ट्रक्चर होता है हमारा हेलीकॉप्टर में। फिर इंजन को माउंटिंग करने के लिए इंजन माउंट भी होता है उसमें। फिर आपका हेलीकॉप्टर में पैसेंजर्स केबिन में, यानी कि जिसको आप बोलते हो पैसेंजर केबिन एरिया, वो भी हमारा हेलीकॉप्टर के अंदर स्ट्रक्चर में आता है, यानी कि फ्यूजलेज के अंदर। उसके बाद होता है हेलीकॉप्टर में कार्गो एरिया, वो भी हमारा होता है स्ट्रक्चर के अंदर, कार्गो एरिया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में आप जैसे उसमें फिक्स विंग में लैंडिंग गियर का स्ट्रक्चर पड़े थे, वैसे ही इसमें हमारा हेलीकॉप्टर में क्या होता है? लैंडिंग स्किड होता है, स्ट्रक्चर में ज्वाइंट होता है। ये सारा बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर, कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें कहेंगे सर उसमें तो हेलीकॉप्टर ये फिक्स विंग में हमने विंग पढ़ा था, उसमें रीब पढ़ा, स्पार पढ़ा, है ना, उसमें हमने लॉन्जिरॉन्स फ्यूजलेज में पढ़ा, सब कुछ इसमें भी यूज होता है। हम हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चर में भी फ्यूजलाज बनाते टाइम लॉन्जिरॉन का यूज करेंगे, उस समय भी हम फॉर्मर का यूज करेंगे, फ्रेम का यूज करेंगे, स्ट्रिंजर्स का यूज करेंगे। इन द सेम वे हेलीकॉप्टर में हम विंग के जगह पे क्या लगाते हैं? रोटर ब्लेड लगाते हैं। और रोटर ब्लेड का डिजाइन कैसा होता है? बिल्कुल हूबहू एयरफॉइल होता है। तो यानी कि जब एयरफॉइल हो गया, इसका मतलब उसमें भी क्या होगा? रिब होगा, उसमें भी क्या होगा? स्पार होगा,
उसमें भी स्ट्रिंजर्स होंगे, लेकिन कितना छोटा होगा वो आप पता ही है, क्योंकि रोटर ब्लेड बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसमें रिब भी बहुत छोटा होगा, स्पार भी छोटे छोटे होंगे, कम हाइट के होंगे, और स्ट्रिंजर्स भी छोटे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेलीकॉप्टर का बेसिक कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हेलीकॉप्टर के कंट्रोलिंग का, जो हमने एक थोड़ा सा और बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो आपको देखना है इसमें, हेलीकॉप्टर कंट्रोल सरफेस का बैलेंसिंग। ठीक है, कल हम लोग इस दोनों टॉपिक को देख लेंगे, हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर के साथ साथ बैलेंसिंग भी। क्लियर है? यस सर। Yes, yes, sir. समझ में आया हेलीकॉप्टर के कंट्रोल्स? Yes, sir. यस सर। सर क्या पढ़ा रहे हो? मोनिस, कहानी सुनाया था हेलीकॉप्टर का, सुना? सर सर थोड़ी नींद आ गई थी सर मेरे को। हाँ, तो इसलिए तो कहानी में ही नींद आती है ना। सर आप अच्छी थी कहानी, कहानी अच्छी थी सर। सर आप एयरप्लेन को सुना दो। कल सुन लेना भाई, एरोप्लेन के टाइम हो रहा है, कल सुना देना सभी से। डैनी डैनियल्स या फिर लेना बहुत। सर आपके लिए टीपी लगाई थी मैंने। ओके, अभी हम लोग अटेंडेंस लगाएंगे।